नमस्कार दोस्तों, सुपर टेट की परीक्षा में भाषा से रिलेटेड कुल 40 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें अकेले हिंदी भाषा से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी के 20 प्रश्न संस्कृत और अंग्रेजी को मिलाकर के पूछे जाते हैं 10-10 अंक के। ठीक है, इस वीडियो में आप सुपर टेट 2019 जो कि उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था, उस पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप सुपर टेट 2018 और सुपर टेट 2019 के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आप बेसिक जान लीजिए कि प्रत्यय होता क्या है। तो देखिए, यहां पर आपको लेफ्ट साइड में मूल शब्द दिख रहा होगा और बीच में यहां पर प्रत्यय दिख रहा होगा और इसके बाद से एक नया शब्द बन गया। यानी प्रत्यय वो शब्द होते हैं, देखिए प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द में जुड़ करके उसका अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी मूल शब्द में जुड़ करके उसका अर्थ परिवर्तित कर दे उसे प्रत्यय बोलते हैं। अब प्रत्यय दो प्रकार से होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, थोड़ा सा आप उदाहरण देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए कृत प्रत्यय में देखिए पहले लिखा गया है मूल शब्द लिख। लिख लिख यानी कि लिखना। लिखना क्या होता है? क्रिया होता है। इसके बाद से पठ या फिर पढ़, तो पढ़ना ये क्या होता है? ये भी क्रिया होता है। तो देखिए दोनों शब्द यहां पर क्रिया है और यहां पर दोनों में प्रत्यय कौन सा लगा है? आई लगा है। और इसके बाद से लिख में आई प्रत्यय लग करके लिखाई बन गया और पठ में आई प्रत्यय लग करके पढ़ाई बन गया। यानी कि ऐसा प्रत्यय जो केवल क्रिया में प्रयोग हो। देखिए लिखना भी क्रिया है और पढ़ना भी क्रिया है, तो ऐसा प्रत्यय जो केवल क्रिया में प्रयुक्त होता है उसे हम लोग कृत्य प्रत्यय बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, ऐसा प्रत्यय जो केवल क्रिया मूल शब्द में ही प्रयुक्त होता है उसे हम लोग कृत्य प्रत्यय बोलते हैं। अब नीचे आइए, दिया गया है बच्चा और इसमें पन प्रत्यय लग करके बचपन बना है। बच्चा क्या है? ये आप कहेंगे कि संज्ञा है, नाउन है। इसी प्रकार से अगला देखिए, सोना दिया गया। सोना यानी कि गोल्ड। गोल्ड क्या है? यानी ये भी नाउन है। यानी कि ये दोनों नाउन थे। नाउन में देखिए सोना में आर जुड़ा तो सोनार बन गया। इसके साथ ही साथ आप क्या हो गया? ये सर्वनाम हो गया। हम क्या है? सर्वनाम है। तो देखिए सर्वनाम में आप में से प्रत्यय लग करके आपसे बना और हम में ने प्रत्यय लग करके हमने बना। यानी कि सर्वनाम में जब कोई प्रत्यय लगेगा तो वो भी तद्धित प्रत्यय होगा। तीसरा देखिए, अच्छा। अच्छा क्या होता है? ये विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे कि वह एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा किसकी विशेषता बता रहा है? लड़का की। लड़का क्या है? नाउन है। यानी जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग विशेषण बोलते हैं। यानी अच्छा यहां पर विशेषण हो गया। और विशेषण में जो यहां पर प्रत्यय लगा हुआ है, जैसे कि अच्छा धन आई बराबर अच्छाई, तो ये जो प्रत्यय होगा ये भी हमारा तद्धित प्रत्यय होगा। और इसके अलावा चतुर, वह एक चतुर लड़का है, तो ये भी विशेषता बताने का काम कर रहा है। तो विशेषता बताने वाले शब्द चतुर में ता प्रत्यय लग करके चतुरता बना हुआ है। तो अगर किसी विशेषण मूल शब्द में कोई प्रत्यय लगता है तो उसे भी हम लोग तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। यानी कि हमारा क्लेरिफिकेशन क्या हुआ? ये हुआ कि ऐसा प्रत्यय जो क्रिया में जुड़ता है उसे हम लोग कृत प्रत्यय बोलते हैं। कृत का मतलब ही होता है काम करना, क्रिया के सेंस में। ठीक है, यानी कि ऐसा प्रत्यय जो केवल क्रिया में जुड़ सकता है, जैसे देखिए लिखना और पढ़ना ये दोनों क्रिया थी। ऐसा प्रत्यय जो केवल क्रिया के मूल शब्द में जुड़ता है उसे हम लोग कृत प्रत्यय बोलते हैं। और ऐसा प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव में जुड़ता है उसे हम लोग तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। फिर से समझ लीजिए, कृत केवल क्रिया में जुड़ेगा और तद्धित हमारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव में जुड़ता है। प्रश्न पूछा गया था, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत को जब हम लोग शब्द विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? कृत धन अंत। कृत धन अंत, अंत में जो शब्द जुड़ते हैं उसे ही प्रत्यय बोलते हैं। यानी कृत प्रत्यय क्या होता है ये हमसे पूछा गया था। तो कृत प्रत्यय हमने आपको बताया कि ये क्रिया में जुड़ते हैं। क्रिया में जुड़ते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी देखिए संज्ञा दिया गया। संज्ञा मैंने आपको बताया कि संज्ञा में जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। सर्वनाम में भी जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। अवयव में भी जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। केवल क्रिया मूल शब्द में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो व्याकरण जानता है उसको क्या कहते हैं? चौथे विकल्प से शुरू करते हैं। कहा गया कि शास्त्रज्ञ, तो शास्त्र को जानने वाले को शास्त्रज्ञ कहते हैं, तो ये उत्तर नहीं होगा। बहुज्ञ यानी बहुत सी बातों को जानने वाला, यानी बहुत से विषयों को जानने वाले को बहुज्ञ कहते हैं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक भी हमारा उत्तर नहीं होगा। प्रश्न पूछा गया था, जो व्याकरण को जानता हो तो उसे हम लोग व्याकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं, जो व्याकरण का अच्छा ज्ञान रखता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती
पत्रिका जो थी वो ब्रिटिश शासन में इंडियन प्रेस के संस्थापक बाबू चिंतामणि घोष ने 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। ये प्रकाशन प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे, कौन थे? बाबू चिंतामणि घोष। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जनवरी 1903 से दिसंबर 1920 तक इसका संपादन किया। तो प्रश्न में हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी दिया ही गया है, तो यही विकल्प सही होना चाहिए। लेकिन जो आयोग है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उनके द्वारा जब रिवाइज्ड आंसर की जारी किया गया तो इस प्रश्न के सापेक्ष स्टार लगा हुआ था, यानी कि सभी अभ्यर्थियों को इस प्रश्न के कॉमन अंक दिए गए थे। एक अंक सभी अभ्यर्थियों को कॉमन दिया गया था इस प्रश्न को गलत मानते हुए। हालांकि सरस्वती पत्रिका के संपादक के तौर पर महावीर प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सटीक उत्तर है, लेकिन इसके लिए कॉमन अंक दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? तो चिदंबरा एक कविता संग्रह है जिसके लिए 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय यानी आयोग के द्वारा इस प्रश्न के सापेक्ष भी रिवाइज्ड आंसर की में स्टार लगा हुआ था, यानी कि सभी अभ्यर्थियों को इस प्रश्न के सापेक्ष भी एक अंक कॉमन अंक दिया गया था। हालांकि चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है, लेकिन रिवाइज्ड आंसर की में इस पर स्टार लगा हुआ है, यानी कि सभी अभ्यर्थियों को कॉमन अंक दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? तो महान में जब त्व प्रत्यय जोड़ते हैं तो महत्व बनता है। ऑप्शन नंबर 3 महत्व इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ये तो हो गया उत्तर के बारे में। मैंने आपको पहले ही प्रश्न में कृदंत और तद्धित प्रत्यय के बारे में डिटेल में बताया था। आप यहां पर यह बताइए कि महान मूल शब्द में त्व प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो यहां पर त्व प्रत्यय किस प्रकार का प्रत्यय है, मतलब कृदंत है या फिर तद्धित है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि पता चल पाए कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं। महान में त्व प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो त्व प्रत्यय यहां पर किस प्रकार का प्रत्यय है, कृदंत या फिर तद्धित? वैसे इसमें जो प्रश्न पूछा गया था कि त्व प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महत्व। ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि त्व प्रत्यय किस प्रकार का प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल को क्या संज्ञा दी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदि काल को उन्होंने बीज वपन काल कहा है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक उत्तर है। बावजूद इसके आयोग परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा रिवाइज्ड आंसर की में इस प्रश्न के सापेक्ष भी स्टार लगा हुआ है, यानी सभी अभ्यर्थियों को इस प्रश्न के सापेक्ष कॉमन अंक दिया गया था। सही उत्तर की बात की जाए तो बीज वपन काल यहां पर सही उत्तर है, लेकिन कॉमन अंक दिया गया था, स्टार लगा हुआ है रिवाइज्ड आंसर की में। अगला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है चारों विकल्प में, ये हमसे पूछा जा रहा है। तत्सम क्या होता है? तत् का अगर हम लोग शब्द विग्रह करेंगे तो तत् धन सम आता है। तत् का मतलब कि उसके, और सम मतलब कि समान, यानी कि जो शब्द संस्कृत से हूबहू ले लिए गए हैं, संस्कृत से हूबहू समान रूप से हिंदी भाषा में आ गए हैं, उसे हम लोग तत्सम बोलते हैं। अब तत्सम को पहचानने के लिए बहुत अच्छा मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, आप बिल्कुल आसानी से पहचान लेंगे। जैसे कि कोई भी एक शब्द है जिसमें आपको अक्षर दिख जाए, त्र दिख जाए, इसके अलावा आपको अगर री दिख जाए, इसके अलावा ऊपर वाला र जो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए पर्व में आप लोग ऊपर वाला र लिखते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग जैसे गृह में ये नीचे वाला री जो लिखते हैं, जो जैसे गृह में दिया गया है ये वाला र, और इसके अलावा प्रेम में जो हम लोग ये वाला र लिखते हैं प्रेम में, ठीक है। तो र के जो तीनों प्रकार हैं, यहाँ पर ये वाला, गृह में ये वाला जो नीचे लगता है, और प्रेम में ये वाला, इसके अलावा री, त्र और अक्ष, इसके अलावा कोई भी आधा शब्द अगर दिख जाए, आधा वर्ण अगर दिख जाए, जैसे कोई भी, जैसे मैं बात करूं अगर अग्नि, अग्नि आप लोग कैसे लिखते हैं, अग्नि ऐसे लिखते हैं, तो यहां पर आधा ग दिख गया, यानी कोई भी ऐसे शब्द जिसमें अक्षर दिख जाए, त्र दिख जाए, री दिख जाए, इसके अलावा पर्व में ऊपर वाला र दिख जाए, गृह में नीचे वाला र दिख जाए, प्रेम में ये वाला र दिख जाए, इसके अलावा किसी भी शब्द में आधा वर्ण दिख जाए, तो वो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो तत्सम होंगे। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया आंख, तो आंख जो होता है वो तद्भव होता है। तद्भव मतलब कि जिसमें विकार उत्पन्न हो गया, और इसका जो तत्सम होता है वो होता है अक्षी। मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें अक्षर दिख जाए, देखिए यहां पर तत्सम में अक्षर दिख रहा है, तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि आंख हमारा तद्भव था। ठीक है, पांव, पांव का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, वो पाद हो जाता है।
अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि वो आपको हिंट के लिए था, अब जरूरी नहीं है कि सब में वो नियम लागू करे, ठीक है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी बहुत सारे प्रश्नों में, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये पांव का पाद हो जाता है, ये हमारा तत्सम था, जबकि पांव क्या है, ये हमारा तद्भव है, तो ये भी अब उत्तर नहीं होगा। गांव, गांव का क्या होता है, ग्राम होता है। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, प्रेम वाला र जो होता है वहीं तो यहां पर ग्राम में आया हुआ है, तो ये तत्सम होगा, जबकि प्रश्न में हमसे क्या दिया गया, गांव दिया गया, तो ये हमारा तद्भव है, तो उत्तर नहीं होगा। और गृह तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये वाला जो री होता है नीचे वाला, वो हमेशा तत्सम में होता है। अब देखिए तत्सम ही हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 गृह इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 64 और 65 के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्प से छांट करके लिखिए। यहाँ पर एक पैरा दिया गया है और इस पर आधारित प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। पहले प्रश्नों को देख लेते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली पता रहे कि हमें ढूंढना क्या है पैराग्राफ में। पहला प्रश्न इस पर आधारित दिया गया है, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है। और इस पर आधारित जो अगला प्रश्न है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। ये दो प्रश्न हो गए। अब चलिए इस पर आधारित प्रश्नों को का उत्तर ढूंढने के लिए जल्दी से पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर हमें मिल चुका है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था, छलने की कला का हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं, तो हम खुल करके उपयोग करते हैं। ये पैराग्राफ में मेंशन किया गया, तो खुल करके उपयोग करना यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। आगे पढ़िए। इसके बावजूद हम विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही है या नहीं, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। आगे पढ़िए। हम सब यह इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग क्या हो गया है या फिर हमने किसे बना लिया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पाखंड और दिखावे को। पैराग्राफ के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न तो उसका उत्तर हमने पहले ही देख लिया कि छलने की कला का हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, तो खुल करके करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ये सही तरीका होता है पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने का। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए एक पंक्ति दिया गया है और कहा जा रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। जल्दी से पंक्ति को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि बीती विभावरी, विभावरी का मतलब होता है रात, जागरी यानी कि बीती का मतलब बीत गया, मतलब रात बीत गई, अब जागो। अंबर पनघट, अंबर का मतलब होता है आकाश और पनघट का मतलब होता है पानी भरने का घाट। आगे पढ़िए। में डुबो रही यानी कि अंबर रूपी पनघट में डुबोने के सेंस में है। आगे पढ़िए। तारा घट, घट का मतलब होता है घड़ा और उषा का मतलब होता है सुबह और नागरी का मतलब होता है स्त्री के सेंस में, सुंदर स्त्री के सेंस में नागरी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ कि देखिए एक औरत है जिसकी सखी, जिसकी सहेली, जिसकी मित्र सो रही थी अभी भी, तो उसको देख करके उस औरत ने कहा कि काली रात बीत चुकी है। देखिए बीती विभावरी यानी रात बीत चुकी है, जागरी अब जाग जाओ। वो अपनी सहेली को बोल रही थी। अंबर पनघट यानी कि कहा यह जा रहा है कि उषा यानी कि यहां पर देखिए उषा यानी कि जो सुबह है, सुबह रूपी सुंदर स्त्री तारों रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। इसका पूरा ये मतलब हुआ। तो यहां पर देखिए, यहां पर तारा रूपी एक तरीके से घड़ा बताया गया है और उषा नागरी यहां पर जो सुबह है उसको सुंदर स्त्री बताया गया है और जो अंबर है उसको पनघट बताया गया है। तो ये यहाँ पर जब कोई समानता ना दिखाई जाए, जैसे देखिए उसमें क्या होता है, उपमा अलंकार में क्या होता है कि हम लोग सा सी से वर्ड यूज करते हैं, यानी कि उसके समान बताया जाता है। यहाँ पर समान नहीं बताया गया है, बल्कि अंबर को ही पनघट बता दिया गया है। इसके अलावा उषा यानी सुबह को ही सुंदर स्त्री बता दिया गया है। इसके अलावा तारों को ही घड़ा के सेंस में बता दिया गया है। तो ये सभी चीजें उसके समान नहीं बताई गई हैं, बल्कि उसी के रूप में बता दिया गया है। तो इसे हम लोग रूपक अलंकार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 रूपक अलंकार इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा।
दोस्तों एक बार अन्य विकल्पों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला दिया गया अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि एक ही वर्ण का बार बार रिपीटिशन होता है, ठीक है। तो यहां पर एक ही वर्ण का बार बार रिपीटिशन नहीं, हमारा उत्तर नहीं होगा। उपमा में क्या होता है, उपमा में सा सी से यानी किसी से समानता दिखाने वाले वर्ड्स मिलते हैं, तो यहां पर सा सी से वर्ड्स नहीं आया हुआ है, हमारा उत्तर नहीं होगा। अन्योक्ति में क्या होता है, अन्योक्ति का आप कह सकते हैं कि जहां पर किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाती है तो वहां पर अन्योक्ति होता है, यानी कि शब्द कुछ और होंगे और वह किसी दूसरे को कहा जाता है। जैसे कि देखिए, एक मैं यहां पर आपको उदाहरण बता रहा हूं, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यहां पर फूलों के आसपास रहने के बावजूद भी कांटे उदास रहते हैं कहा गया है। यहां पर कांटों के बारे में नहीं कहा गया, बल्कि इसमें फूल सुख सुविधाएं और प्रेमिका का प्रतीक है, यानी कांटे दुखी रूपी प्राणियों के प्रतीक हैं। अतः यहां सुख से घिरे हुए दुखी प्राणियों को संबोधित किया गया है, यानी कि कांटों की बात नहीं की गई थी, बल्कि लोग प्रेमिका के पास रहते हुए भी दुखी रहते हैं या फिर सुख सुविधाओं से घिरे रहने के बाद भी दुखी रहते हैं, उस सेंस में कहा गया है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि अन्योक्ति में क्या होता है कि जो शब्द होते हैं उसका किसी दूसरे के अर्थ में मीनिंग निकलता है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा रूपक। रूपक में क्या होता है कि इसमें जैसे देखिए, अंबर यानी आकाश को ही पनघट बताया गया, यानी कि कोई समानता नहीं दिखाई गई है, बिल्कुल वही कह दिया गया है, ठीक है। तो इसे हम लोग रूपक अलंकार बोलते हैं। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित्त। कहा जा रहा है कि अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं। तो हमसे कवि पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियां किस कवि के द्वारा लिखी गई हैं। तो ये केशव दास के द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, यानी निगेटिव वाला हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, वीणा पाड़ी जो होता है वो सरस्वती का पर्यायवाची है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। भारती भी सरस्वती का पर्यायवाची है, वाग्देवी भी है और जानवी, ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये गंगा का पर्यायवाची होता है। और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो जानवी जो है ये सरस्वती का नहीं बल्कि गंगा का पर्यायवाची होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं, ये किस प्रकार के शब्द हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जिससे किसी की संबंध का पता चले, जैसे कि मैं बोलूं कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो जैसी करनी वो उस व्यक्ति के किए गए काम से संबंधित है, यानी वो उसे संबंध बता रहा है। तो जैसा तैसा, यहां पर ये सब संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। इसके अलावा जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये सब शब्द जैसे जिसकी, उसकी, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। तो ये तो हमसे प्रश्न में पूछा नहीं गया था, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा दिया गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहां पर क्या होता है कि निश्चित नहीं होता है। जैसे कि बोलूं कि कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है लेकिन कौन आ रहा है ये एग्जैक्ट पता नहीं है। इसी के अलावा दरवाजे पर कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है, अब क्या कमी है ये नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी जरूर है, यानी कि जो निश्चित ना हो उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहां पर ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा दिया गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि यह पेन किसका है, तो यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं किसका, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम से जुड़ा हुआ है। या यहां कौन आया था, तो कौन जो शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम से जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न हमसे नहीं पूछा गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 पुरुषवाचक सर्वनाम। ये जो शब्द हैं मैं, हम, तू, तुम, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम से जुड़े हुए हैं। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय मुख से ज्यादा वायु निकलती है, प्रवाहित होती है, उसे महाप्राण बोलते हैं। जैसे कि अगर आप इसे बोल करके देखिए क च ट त प, इसके बाद से तीसरे को बोल करके देखिए ग ज ड द ब, उसके बाद से य र ल व बोल करके देखिए, और अंत में ख छ ठ थ फ बोल करके देखिए, आपके मुख से ज्यादा वायु निकलेगी। तो जिस भी व्यंजन को बोलने के दौरान उच्चारण में मुख से ज्यादा वायु निकलती है उसे हम लोग महाप्राण बोलते हैं। और ये प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग हो गया, और उसके बाद से च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया और प वर्ग हो गया, इसमें जो दूसरा
और चौथा वर्ण होता है। जैसे क वर्ग में दूसरा क्या हो जाएगा, क के बाद ख आएगा, फिर ग आता है, फिर घ आता है, फिर अंगा आता है। तो देखिए ये पहला वर्ण हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ग वर्ण होता है, जैसे कि क वर्ग में दूसरा ख और चौथा घ हो गया, इसी प्रकार से च वर्ग में दूसरा क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा, उसके बाद से तीसरा ज हो जाएगा, फिर झ हो जाएगा और इया हो जाएगा। तो च छ ज झ इया। तो देखिए दूसरा वाला छ और चौथा वाला झ। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है उसे हम लोग महाप्राण के तौर पर देखते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में मुख से बहुत ज्यादा वायु निकलती है। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए ख, उसके बाद से छ, उसके बाद से ठ, थ दिया गया है। तो देखिए क वर्ग का दूसरा वर्ण है, च वर्ग का दूसरा वर्ण छ दिया गया है, ट का दूसरा वर्ग ट के बाद ठ आता है, त वर्ग का दूसरा वर्ण त के बाद थ आता है, प वर्ग का दूसरा वर्ण प के बाद फ आता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण दिया गया है, जो कि आपका क्या होता है, महाप्राण होता है। और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है। तो प्रथम पद संख्यावाची यानी संख्या बताने वाला शब्द और दूसरा पद संज्ञा, ये द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। जैसे इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊं, दो राहा। तो देखिए राहा का मतलब होता है रास्ता, और यानी राह और दो एक संख्यावाचक है। इसी के साथ मैं आपको बताऊं त्रिभुज। तो देखिए त्रिभुज में जो अंतिम पद है या फिर दूसरा पद है वो भुजा यानी कि नाउन संज्ञा हो गया, और त्रि एक संख्यावाचक है यानी कि 3 भुजाओं का समाहार। इसी प्रकार से मैं बोलूं त्रिरत्न, तो यहां पर भी देखिए ये रत्न आपका नाउन हो गया और ये त्रि संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या होता है, द्विगु समास इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी पर भी एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद से दूसरा दिया गया था हमारा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या होता है, तो कर्मधारय समास में जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको उदाहरण दूं, नील कमल, यानी कि देखिए नील मतलब होता है नीला, जो पहला पद है ये विशेषता बताता है दूसरे पद की। कमल कैसा है, नीले रंग का है। तो यहां पर कर्मधारय समास होगा, यानी पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। तत्पुरुष समास क्या होता है, तो तत्पुरुष समास के बारे में आप इस प्रकार से जानते हैं कि इसमें द्वितीय पद एक तरीके से प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है और इसमें किसी ना किसी एक कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि स्वर्ग प्राप्त, तो क्या हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, तो यहां पर को कारक चिन्ह का लोप हुआ है। इसी प्रकार से जन्मांध बोलूं तो जन्म से अंधा, यानी कि यहां पर उत्तर पद जो है, जो दूसरा पद है वो प्रधान है, अंधा ही यहां पर महत्वपूर्ण है, और जन्मांध यानी जन्म से अंधा। तो देखिए से कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। इसी प्रकार से मैं बोलूं पाप मुक्त, तो पाप से मुक्त, तो यहां पर प्रधान के क्या हो रहा है, मुक्त होना, पाप से मुक्त होना, प्रधान उत्तर पद हो गया और से कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। तो यहां पर वही मैं बोला था कि किसी ना किसी एक कारक चिन्ह का लोप होता है। अगला दिया गया है बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें ना तो पहला पद और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि ये इनका अपना अर्थ खो देते हैं और किसी तीसरे के सेंस में अर्थ निकलता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र में देखिए ये भगवान शिव के लिए यूज किया जाता है, जबकि नेत्र का मतलब होता है आंख और तीन का मतलब तीन, यानी 3 आंख के सेंस में होना चाहिए था, लेकिन ये कहीं ना कहीं 3 आंख वाले कौन है, भगवान शिव हैं। तो इसलिए ये 3 और नेत्र अपना अलग से अर्थ खो करके तीसरे अर्थ यानी कि भगवान शिव की बात करता है, तो इसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि देखिए ये नेत्र मीन्स भी तो संज्ञा हो गया, यानी ये नाउन हो गया, और यहां पर त्रि यानी कि ये एक तरीके से संख्यावाचक विशेषण है। तो क्या ये हम लोग द्विगु समास के तौर पर देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। यहां पर आपका द्विगु समास भी होगा और बहुब्रीहि समास भी होगा। अब अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि मान लीजिए यही विकल्प दिए गए हैं और ये हमसे प्रश्न पूछा गया कि त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा, और अब अगर हमें केवल एक ही विकल्प चुनना रहे तो कौन से विकल्प को हम लोग चुनेंगे? तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आ जाए जिसमें द्विगु भी उदाहरण दे, बहुब्रीहि भी उदाहरण दे और दोनों सही है, लेकिन एक को अगर चुनना रहे तो हमारा उत्तर हमेशा बहुब्रीहि होता है। क्यों? क्योंकि देखिए
इस प्रकार के विकल्पों में बहुब्रीहि समास को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। बहुब्रीहि समास ज़्यादा तवज्जो पाता है और इस प्रकार के प्रश्नों में बहुब्रीहि समास ही हमेशा सही होगा, द्विगु समास हमारा सही नहीं होगा। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न कभी भी आयोग नहीं देता है, और अगर देगा तो वो दोनों विकल्पों को सही मान लेगा रिवाइज्ड आंसर की में। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना कम रहती है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर दोनों विकल्प सही है, द्विगु भी सही होगा और बहुब्रीहि भी सही होगा। लेकिन अगर दोनों में एक को केवल चुनना रहे तो हम लोग बहुब्रीहि को चुनेंगे त्रिनेत्र में। ये देखिए, ये प्रश्न के अलावा मैं बता रहा हूं ताकि चीजें आपको क्लियर हो सके। यहां पर प्रश्न सिर्फ हमसे यह पूछा गया था कि संख्यावाची प्रथम पद और द्वितीय पद संख्या हो तो कौन सा समास होगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 द्विगु समास, बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण हे चीर नवीन। कहा जा रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर आत्मा के बारे में बात की गई है और आत्मा को मांसहीन, रक्तहीन, अस्थि शेष ये सब बताया जा रहा है। यानी कि देखिए, आत्मा एक अलग चीज है और मांस, रक्त, अस्थि यानी हड्डी, ये सब चीजें अलग चीज है। यानी आत्मा और ये सभी चीजों का कब कि जिस भी अलंकार में जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए तो वहां पर हमेशा विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, दो विरोधी पदार्थों का एक साथ संयोग दिखाया गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है, यानी कि इसमें कौन सा योजक चिन्ह है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए, ये तो हमारा पूर्ण विराम है तो ये उत्तर होगा नहीं। दूसरा देखिए, इसे हम लोग अल्प विराम बोलते हैं तो ये भी उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, इसे हम लोग दोहरा उद्धरण बोलते हैं जिसे अंग्रेजी में डबल इन्वर्टेड कामा बोलते हैं तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ये जो होता है डैश, इसे हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। और ये किस लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे दो विरोध वाली चीजों को दिखाने की, जैसे कि रात दिन हो गया तो इसके बीच में डैश लगता है, या फिर माता पिता हो गया। ठीक है, तो यहां पर दो विरोध वाली चीजों को दिखाने के लिए बीच में डैश का यानी योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हमसे बस इतना ही पूछा गया था, योजक चिन्ह कौन है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है। तो यहां पर मैं उदाहरण लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। वह एक बुद्धिमान लड़का है। तो यहां पर बुद्धिमान किसकी विशेषता बता रहा है, इस लड़के की विशेषता बता रहा है। और लड़का क्या है, लड़का नाउन है। तो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं या फिर हिंदी में विशेषण बोलते हैं। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई कवयित्री, इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। दोस्तों, सुपर टेट 2019 पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सुपर टेट 2019 और सुपर टेट 2018 के संपूर्ण प्रश्न पत्र का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।